ये क्वेश्चन नंबर 5 जरा ढूंढे जी। रजिस्टर खोले, अपने रजिस्टर में क्वेश्चन नंबर 5 का आज आंसर ढूंढ ही लें। ये बड़ा दरवाजा बंद कीजिएगा। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है? स्टार्ट किया करें यार प्लीज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है बेटा? ये बेटा 2 क्वेश्चन होमवर्क थे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 काइंडली सामने रखें। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किए। अब जिन जिन फिगर्स में इशू है वो काइंडली जरा अगर मुझे बता दें, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम है कहीं पे। वो अवेलेबल फॉर यूज वाला एसेट अब फाइनल हो गया प्लीज। कितने मंथ्स की चार्ज की डेप्रिसिएशन? नहीं मंथ्स बता देना, कितने मंथ्स? 6 months या 9 months? फ्रॉम द डेट इट इज अवेलेबल फॉर यूज। ये मैंने आंसर सामने रखा हुआ जी। एनी कंफ्यूजन? कोई फिगर मसला कर रही हो? डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी सर, ये सर वो शायद टाइपिंग एरर हुआ हो। टाइपिंग एरर मैं ठीक कर लेता हूँ वैसे। कोई अगर कोई कॉन्सेप्चुअल एरर है, कहाँ पे गलत है मैं ठीक कर लेता हूँ। किस जगह? 6 9 सीडी कह रहे हैं कितना? 6 7 692 लिखा हुआ है, ठीक है 672 ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ मेरा डेप्रिसिएशन में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल में एनी कंफ्यूजन? बेटा आ जाया करें टाइम पे यार, क्या हो गया यार? फिर लेट आते हैं तो कोई और बैठ जाता है आपकी जगह पे। ये सिर्फ जगह बना लें, साथ के हाथ बन जाएगी। नहीं वो पीछे का। एनी कंफ्यूजन इन द क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढे। बेटा बस करें, काइंडली बातें हम खत्म करें। आपस की बातें बस कर दें, डोंट वेस्ट टाइम काइंडली। ये स्टूडेंट्स आपका बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने शायद परसों वाली क्लास में दिया था, फाइनल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सॉल्व किए भी है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढे रजिस्टर में। रजिस्टर में क्यों नहीं नजर आ रहा, हालांकि सॉल्व किया भी है। अब अगर आप बेटा साथ साथ नहीं चलेंगे तो फिर डेफिनेटली चीजें मुश्किल हो जाती हैं, क्यूमुलेट हो जाएंगी। सेल्फ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। आई होप के आप लोग कुछ साथ चलना शुरू हो गए हैं। कि मेरी होप कहीं गलत तो नहीं है? चैलेंजिंग सिचुएशन है सर, पेपर ठीक ठाक टफ आता है। 100% एफर्ट हुई होनी चाहिए तभी बात बनती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 100% एफर्ट? एक दफा जस्ट टू रिकॉल, रोज आना है, रोज क्लास में भी पढ़ना है, होमवर्क्स भी कंप्लीट करने हैं, टेस्ट के लिए भी लगता है आज आप तैयार हुए होंगे। इसमें पूछने की भी जरूरत नहीं थी और बताने की भी जरूरत नहीं थी। अंडरस्टूड बात है कि आप तैयार ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई मसला सर? जी सर। ये सॉरी जरा मुझे आवाज अगर पता चले कहाँ से आ रही। बटा बैठ जाओ यार, खुदा का नाम लो यार, क्या हो गए प्लीज सर, टाइम वेस्ट प्लीज कर रहे हैं यार। जी सर। एक क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं। जी जी। काइंडली जरा थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दें कि किस डिस्पोजल की बात कर रहे हैं जी। मशीनरी की कॉस्ट 75 वाला, 75,000 जी जी। इसमें ये ऊपर कह रहे हैं नीचे?
डब्ल्यूडीवी ऑफ एसेट की बात करें या डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की बात करें? फॉर द ईयर और कोई नहीं, ये सॉरी मैं जरा ट्रेस करना चाह रहा हूँ कि हम किस फिगर की बात कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड की बात कर रहे हैं या डिस्पोजल की डब्ल्यूडीवी की बात कर रहे हैं? जरा इस तरह, सॉरी मैंने आपके सामने लेजर किया है, इसमें से काइंडली बताएंगे किस फिगर के अंदर मसला है। ये जो आप देख लें वर्किंग अपनी, काइंडली वो फिगर जरा अगर बता सकें, डेट बता दें, कुछ तो बता दें, ये किस डेट वाली डिस्पोजल में इशू है? सर बेटा ये 30 नवंबर वाली में, 30 नवंबर वाली डब्ल्यूडीवी में मसला है। आप अपनी वर्किंग करवाएं, आप छोड़ दें जो यहाँ हुआ है, आप अपनी वर्किंग करवाएं। आपने की होगी ना वर्किंग? ये आप बाकी भी जरा काइंडली जरा वर्किंग निकालिएगा। ये जरा 30 सितंबर पे जो डिस्पोजल है, 75,000 इसकी कॉस्ट बेटा। ओके, एक काइंडली प्लीज खामोशी प्लीज, बात जरा कंप्लीट करने दें। इसकी बेटा आप परचेज डेट जरा बताएंगे, परचेज डेट काइंडली जरा बता दीजिएगा। फर्स्ट जुलाई 2010। अब फॉरगेट अबाउट जो यहाँ लिखा है उसको छोड़ दें। 1 जुलाई 2010 है और हमारा पहला ईयर एंड होगा 30 जून 2011 पे। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन काइंडली बताइएगा क्या इंटू 15%। बताएं क्या आंसर आ रहा है? ये ठीक है, 11250। आगे चलें, डब्ल्यूडीवी बन गई 63,750। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट आ गया आपके पास 30 जून 2012 की वर्किंग, 30 जून 2012 की डेप्रिसिएशन, सॉरी। तो मल्टीप्लाइड बाय 15% डब्ल्यूडीवी से मल्टीप्लाई करें। ये काइंडली जरा सॉल्व कर दें, एक मिनट दोबारा जरा। 9563 ठीक है। नहीं बेटा इस तरह तो कभी भी नहीं किया, पिछले साल हम ऐसे करते रहे। जिस साल डिस्पोजल हुई है उस साल में 5 मंथ्स यूज हुआ, जिस साल खरीदा था उस साल पूरा साल यूज हुआ। अकाउंटिंग ईयर के एंड से आपने देखना है, जब हम 2011 में होंगे, 30 जून 2011 में होंगे, तो हमें तो नहीं पता कब डिस्पोजल होनी है जाके, तो उस साल हमने पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी। पूरा साल मींस पूरा अकाउंटिंग ईयर की, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून। नेक्स्ट ईयर भी पूरा साल यूज हुआ, पूरे साल की डेप्रिसिएशन आई। डिस्पोजल वाले ईयर में 5 मंथ्स यूज हुई है, तो डिस्पोजल वाले ईयर में 5 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। डिस्पोजल डेट देख के थोड़ी डिसाइड करेंगे कि अब ईयर एंड इसका 30 नवंबर हो गया। मेरा ख्याल है पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे नहीं हुआ। पिछले क्वेश्चन में क्या होता है, पहले हम सोच रहे थे, फिर मैं मेरा ख्याल है एक जगह आपको बताता हूँ, शायद वहां से कंफ्यूजन दूर हो जाए। हम देख ही रहे होते हैं कि जो एसेट खरीदा है वो किस अकाउंटिंग ईयर में कितना कितना अरसा यूज हुआ। लाइक क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढने दीजिए जरा सारे एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट डिस्पोजल की वर्किंग नंबर 1 होगी शायद। एक मिनट, वर्किंग नंबर 1 ही ढूंढना। डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल है कोई प्लीज? क्वेश्चन नंबर 4, ये जो अजफर वाला था 4 ही है ना? उसमें बेटा फर्स्ट ईयर में जब कॉस्ट आपने लिखी तो उसकी डेट क्या थी? 1 जुलाई 2009। ईयर एंड हमारा था 30 जून, तो पूरा साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई। लेकिन आगे आप जाते जाएंगे तो मेरा ख्याल है डिस्पोजल वाले ईयर में जाके हमने 6 मंथ्स चार्ज की होगी। वो तो डिस्पोजल वाले ईयर में 6 मंथ्स यूज हुआ। लेकिन एक सेकंड के लिए जरा वर्किंग नंबर 3 में आए जरा। वर्किंग नंबर 3 में जब आप आएंगे तो परचेज डेट है 1 जनवरी 9 आई थिंक, 1 जनवरी 10 सॉरी। तो अब ईयर एंड है 30 जून, तो उस फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ये 6 मंथ्स यूज हुई हो। तो ये मंथ्स का डिसीजन है अकाउंटिंग ईयर के एंगल से लेना है, और फिर अगर डिस्पोजल वाले ईयर में लेस देन 1 ईयर है तो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे।
किस साल एसेट कितना कितना यूज होता रहा है, वो हम वर्किंग करके एंड तक आ रहे हैं। तो आई होप के अब क्लियर हो गया है। आप मेरे ख्याल है पहले साल में ही 5 मंथ्स इसलिए गिन रहे हैं क्योंकि आखिरी साल में जाके भी वो 5 मंथ्स यूज हुए, तो ये उस वक्त तो हमें पता भी नहीं होगा। हमें क्या पता कि अगले 5-6 सालों बाद किस डेट पे जाके हमने डिस्पोजल करनी है। क्या ये पिछले सालों की डेप्रिसिएशंस ऑलरेडी चार्ज है जो हम ढूंढ रहे हैं? एक क्वेश्चन है जी आप लोगों से। तो ये जो डेप्रिसिएशंस हैं क्या पिछले सालों में चार्ज हो चुकी हैं? ये हो चुकी हैं। हम जस्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें वो इन्फॉर्मेशन ही कि पिछले सालों में कितनी कितनी चार्ज हुई होगी वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जिन सालों जो साल गुजर गए हैं उनमें तो उन सालों के एंगल से देखेंगे कैसेट कितना अच्छा यूज हुआ है, और जो ईयर ऑफ डिस्पोजल है वहां फिर ये देख लेंगे कि कितने मंथ्स बनते हैं अकॉर्डिंगली जितना जितना अच्छा एसेट यूज हुआ है। तो अगर परचेज ईयर में जिस तरह ये वर्किंग नंबर 3 देख रहे हैं आप, अगर परचेज के ईयर में 6 मंथ्स है, अब ये 6 मंथ्स कौन से हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो उस साल 6 महीने एसेट यूज हुआ होगा, देन उसके बाद आगे वर्किंग शुरू होगी। आई होप के क्लियर हो गया। तो ये ईयर वाइज आपने डिसीजन लेना है कि एसेट कितना अच्छा यूज होता रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी मेरे ख्याल पहला भी पूरा साल है, सेकंड भी पूरा साल है, थर्ड ईयर में आके फिर देन 5 मंथ्स है, तो उस वक्त आपने मल्टीप्लाइड बाय 5/12 कर लिया। ओके प्लीज अब जी किसी और जगह इशू प्लीज। चले मैं अब अज्यूम कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 तक 1 2 3 4 5 तक अब हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 ढूंढना। एक इधर छोटा सा क्वेश्चन है, इसको जरा होमवर्क रख लें। कुछ आदत होगी अब होमवर्क की, तो मुझे पता है आप जरा बोरियत महसूस करेंगे। एक छोटा सा सवाल है, तो इंशाल्लाह उसके बाद कोई और सवाल भी होगा तो देखते हैं। फिलहाल होमवर्क क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 6, देन रजिस्टर खोलें जरा। हम कल एक्सचेंज की एक बहस शुरू कर बैठे थे जो अभी शायद कंप्लीट नहीं हुई है। जहां तक पहुंचे थे मेरी रिक्वेस्ट पे प्लीज जरा रिवाइज करें। जी बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन रह गया? एक नजर पढ़ लें एक्सचेंज ऑफ एसेट्स जहां तक बात हो सकी थी। अगर कुछ जहन में डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ चीज क्लियर नहीं है तो प्लीज पूछें। जिन हजरात ने लेट ज्वाइन किया है ये अज्यूम्ड है कि आप लोग अपना पिछला साथ साथ कवर कर रहे हैं, और ये अजम्पशन भी गलत लग रही है मुझे। देख लेंगे, ये देखा नहीं जाता है पेपर, बड़ा मुश्किल हो जाता है वहां जाके। नहीं मतलब मैं सीरियस बता रहा हूँ। अभी आप FA1 वाले हजरात का शायद बल्कि लग गया हुआ है चक्कर, एक आई कैप के हॉल का जो चक्कर लगता है, लेकिन वो उस तरह का भी सीरियस चक्कर नहीं लगा जो पेपर बेस्ड पेपर्स में लगता है। तो ये गेम बहुत सीरियस है, ये मिनिमम है जो हम क्लास में कर पाते हैं। टाइम लिमिटेशंस है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ये जस्ट वो मिनिमम है जो आपको आइडिया होना चाहिए। मैक्सिमम का टाइम आपके पास है नहीं, वरना मैक्सिमम तो बहुत कुछ और भी हो सकता है। आपके और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो ये कभी महसूस ना कीजिएगा यार बस एक सवाल ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 5 सवाल हुए और अभी पता नहीं कितने और होने हैं, ये सब क्वेश्चन जरूरी हैं। डेफिनेटली पहला क्वेश्चन हो सकता है बड़ा एक शॉर्ट सा हो, एक कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए होता है। देन फिर हो सकता है कोई क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आया हो, फिर होमवर्क मैंने दिया है उसकी वजह कि खुद सेल्फ प्रैक्टिस भी हो। आई होप कि जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 किया है ये 4 से मिलता जुलता है, लेकिन मिलता जुलता सवाल भी जब आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, जिस तरह भाई ने भी बताया, तो मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो जब तक खुद ना सब कुछ सोचा जाए बात आगे नहीं बढ़ती है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि क्लास में भी रेगुलर आया जाए और घर जाके भी होमवर्क्स को सॉल्व करके प्रैक्टिस की जाए। अब जो कुछ हजरात हैं उन्होंने एक रूटीन बना ली है कि क्लास 20 मिनट लेट ही शुरू होती होगी, और वो रोज अब अपने नॉर्मल टाइम पे आना शुरू हो गए हुए हैं। बाकी डेफिनेटली बेटा तो बाई फोर्स कुछ नहीं किया जा सकता, मैं जस्ट रियलाइज करवा सकूंगा। ये एक अपनी सेल्फ मोटिवेशन ही है जो रिक्वायर्ड है, ना ही रोज टाइम होता है कि इंसान याद करवा सके, और ना ही मेरे ख्याल जरूरत भी है। आप लोग मेजोरिटी मेरे ख्याल वैसे भी आउट स्टेशन के होंगे, ये ठीक है मेरी assumption? कितने लोग लाहौर से बाहर से आए हुए हैं? इसका मतलब मैं अकेला ही? ठीक,
तो अगर बाहर से आए हुए हैं, जिन हॉस्टल्स में आप रह रहे हैं, उन हॉस्टल्स के लंच, डिनर्स और ब्रेकफास्ट की अगर बात शुरू हो गई तो आंसुओं के अलावा कुछ नहीं निकलना। और वो लंच डिनर जो मैंने वर्ड यूज किया, ये वैसे शायद उनकी तौहीन भी है। तो ये सब सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हैं आप? पेरेंट्स से दूर हैं, यहाँ रहना कोई इतना इजी तो नहीं है, फिर वैसे भी अब गर्मी आनी है, और डेफिनेटली हॉस्टल्स माशाल्लाह जितने हवादार हैं, बस आपके जख्म खरीदना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ क्यों है? क्या ख्याल है, आप क्यों हैं यहाँ? तो मतलब एक मिशन से आप घर से निकलें, तो मजबूरी है, कोई शॉर्टकट नहीं है, तो अपने आप को मोटिवेट रखें। ठीक है, लाहौर में बड़ी अट्रैक्शंस नजर आती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो जो भी चीजें हैं वो तो रूटीन का हिस्सा है। पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आ जा यार, आ जा यार, ये लोग हमें नहीं कहते, अनफॉर्चुनेटली हम कहते हैं वो छाड़े यार, कल सही यार, वो ये किथे यार, सॉरी मैं पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, लेकिन इस तरह के बहुत से लोग आते हैं। आपने वैसा नहीं बनना है, मिशन ज़हन में रखिएगा सर। खाना जब भी देखेंगे हॉस्टल का, कब भी कभी नाश्ता खाना लंच डिनर कर रहे होंगे, तो जरूर मिशन याद आना चाहिए कि ये क्या कर रहा हूं मैं, ये मैं क्यों बर्दाश्त कर रहा हूँ। माँ जी के हाथ के खाने छोड़ के आप यहाँ बैठे हैं, तो प्लीज ये सेक्रीफाइस ज्यादा अरसे के लिए नहीं होना चाहिए। कोई गलत बात तो नहीं मैंने की है? सॉरी आपका टाइम वेस्ट किया मैंने, आप रिवाइज कर रहे थे। यस सर, ये कोई बातें हैं बताने वाली हैं, आपको नहीं पता? आप क्या खाने देख के आपका दिल करता अब यहीं रहूं? मुझे छोड़े सर। आपके बुजुर्गों को देख देख के उनसे जरा मुझे एक्सपीरियंस हो गया हुआ है कि हॉस्टल्स में क्या बीती है। वैसे ये गर्मियों का सेशन ज्यादा टफ है हॉस्टल्स में, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्लास में रेगुलर आया करेंगे। होपफुली क्लास का एनवायरनमेंट कंपैरेटिवली, मैं ये तो नहीं कहता कोई आइडियल है, लेकिन वहां से बेहतर ही है। लेकिन वहां नींद पूरी की नहीं है। चले मैं बात खत्म करता हूँ, आप रिवाइज कर। क्या होता है ट्रेडिंग अलाउंस? देख ले, ढूंढ के बताना, अपने जुबानी नहीं पूछ रहा हूँ। एक क्विक रिवीजन हो जाए जरा, मैं चंद एक क्वेश्चंस पूछता हूँ। ट्रेड इन अलाउंस सिंपली वो जब पुराना एसेट आपने दिया एक्सचेंज के तौर पे, उसकी मार्केट वैल्यू को कहते हैं। एक्सचेंज के केस में अगर गेन लॉस निकालना है तो किसको किससे कंपेयर करते हैं? लॉस कब होगा? अगर ट्रेड इन अलाउंस कम है तो लॉस है, अदरवाइज गेन हो जाएगा। चलो आगे। देन कुछ एंट्रीज हमने लिखी थी, इनमें कोई कंफ्यूजन? इस कॉन्टेक्स्ट में ये एंट्रीज थी कि अगर लेजर रिक्वायर्ड ना है, लेकिन अगर ओल्ड एसेट हमारी बुक्स में WDV पे था या ओल्ड एसेट हमारी बुक्स में कॉस्ट पे था, तो उन दो सिनेरियोज में हमने बात कंप्लीट कर ली है। चलो आगे, नेक्स्ट हेडिंग आप लिखो। इफ लेजर्स आर, लिखे। इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड देन बेटा, अब ये जो मैंने एंट्रीज आगे आपके साथ डिस्कस करनी है, इनको डिस्कस करते हुए मैं जरा चाहूंगा कि जो हमने ऑलरेडी डिस्पोजल में लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड में एंट्रीज डिस्कस की हुई हैं, उनको बेस बना के ही ये एंट्रीज मैं आपके सामने लिखूं, ताकि मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूं कि कोई डिफरेंस आना भी है या नहीं आना है। तो मेरी सजेशन पे काइंडली वापस जाए उस पेज पे जो आपने एक डिस्पोजल की काउंटिंग एंट्रीज का बनाया हुआ है, और फुल कंसंट्रेशन रखनी है। बात बिल्कुल एंड में सिंपल निकलनी है, लेकिन जब भी कोई नई चीज होती है तो उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कौन सा रजिस्टर का पेज आपने अपने सामने रख लिया है और लेजर्स आर रिक्वायर्ड में आप आ गए हैं, और लेफ्ट साइड पे जो एंट्रीज लिखी हुई है नीचे पॉइंट नंबर 2 में, वो मुझे जरा लिखवा दें। अच्छा, आपने अभी कुछ नहीं लिखना है क्योंकि इन एंट्रीज में कुछ चेंजेस आनी है। मैं पहले एग्जैक्टली वही इसलिए लिख लूंगा कि वो जो पिक्चर है वो हमारे सामने दोबारा आ जाएगी, उसमें क्या चेंज आना चाहिए या नहीं
वो इंशाल्लाह फिर आपने मुझे सजेस्ट करना है। तो अभी आप कुछ नहीं लिख रहे, आप कहाँ देख रहे हैं और मुझे लिखवा रहे हैं। आप अपना रजिस्टर देख रहे हैं, पुराने पेजेस देख रहे हैं और जस्ट मुझे लिखवा रहे हैं। बिस्मिल्लाह जी। किस अमाउंट से एंट्री होती है? नो नो बेटा, नो, कमाल हो गई ये एंट्री सेल प्रोसीड से जितने पैसे आए होंगे उस अमाउंट से, ये WDV पे एंट्री होती है यार, वो तो भी दूसरी लिखवानी है आपने। सेकंड एंट्री सर, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, इक्विपमेंट की जगह अगर मैं यहाँ मशीन लिख दूं, जो भी एसेट था वो अकॉर्डिंगली क्रेडिट हो जाएगा। इक्विपमेंट है, मशीन है, व्हीकल है, लैंड है, बिल्डिंग है, जो भी है, ठीक है। तो मैंने इस एग्जाम्पल में ओल्ड न्यू मशीन का जिक्र किया था, इसलिए मैं इक्विपमेंट की जगह मशीन लिख दूं तो परेशानी तो नहीं हो जाएगी। हाँ, अब बताइए एंट्री किस अमाउंट से होगी? एट WDV ऑन द डेट ऑफ, जी एनी अदर एंट्री ऑन द लेफ्ट साइड, राइट साइड पे है, उसी पेज पे राइट साइड पे पहली एंट्री सेम है, पहली एंट्री सेम है, सेकंड एंट्री के हेड्स सेम है, और लेकिन ब्रैकेट में एट कॉस्ट है। और एक तीसरी एंट्री एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट एक एक्स्ट्रा है बिकॉज एसेट अकाउंट कॉस्ट पे था। आ जाए वापस जरा इस पेज पे, ये मैंने आपसे क्या लिखवा लिया है? सिंपल डिस्पोजल अगर हो कैश पे, अच्छा लिख नहीं रहे अभी आप, इधर आके मतलब बस ठीक है, वो जो देखना था आपने, देख आपने इसलिए लिया है ताकि अगर मैं कोई इसमें चेंज करूं तो आपको पता हो कि मैं किस में चेंज कर रहा हूँ। पुरानी एंट्रीज एज इट इज है, इनमें अगर कोई चेंज अब आना है तो वो मैं डिस्कस करता हूँ। अभी बेटा प्लीज लिखने की बारी नहीं आई। अब आप वो जरा जो कल सिनेरियो छोटा सा हमने बनाया था, ओल्ड एसेट दे के न्यू एसेट लिए, उसकी तरफ फिगर्स की तरफ चले जाए, अगर वो कहीं पिछले पेज पे तो आराम से वहां चले जाए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन a simple disposal against cash and exchange of an old asset with a new asset? Exactly difference क्या है, सिमिलरिटी क्या है, ये मुझसे सुना जरा। सिंपल डिस्पोजल अगर मैं वर्ड यूज करूंगा अपनी डिस्कशन में तो उसका मतलब कैश के अगेंस्ट बेचा है, पुरानी बात। और एक्सचेंज वर्ड यूज करूंगा तो इसका मतलब पुराना दे के निकाल लिया। तो सिंपल डिस्पोजल जहन में लाए जरा, क्या पुराना एसेट जाता है सिंपल डिस्पोजल में? प्लीज यार, पुराना बेचते हैं, कैश आता है। एक्सचेंज जहन में लाए, क्या एक्सचेंज में भी पुराना जाता है? दोनों में कॉमन क्या है? पुराना जाता है। डिफरेंस पे बाद में आता हूं। दोनों में कॉमन पुराना जा रहा है, पुराना जा रहा है, एक्सचेंज में भी और सिंपल डिस्पोजल में भी। इसलिए बोर्ड पे देखें जरा, ये जो पुराने एसेट की एंट्रीज हैं, अगर पुराना एसेट हमारे बुक्स में WDV पे होगा तो लेफ्ट साइड वाली एंट्री एज इट इज होगी, और पुराना एसेट अगर हमारी बुक्स में कॉस्ट पे है तो एज इट इज एक की बजाय दो एंट्रीज हो जाएगी। क्या पुराना एसेट जा रहा है, सिंपल डिस्पोजल उसमें भी जा रहा है, और अगर एक्सचेंज है तो उसमें भी हमसे जा रहा है। उसने क्रेडिट होना है, या हमारी बुक्स में वो WDV पे होगा जो क्रेडिट हो जाएगा, और या हमारी बुक्स में कॉस्ट पे होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन उसकी कॉस्ट को WDV बनाने के लिए एक एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की एंट्रीज अलहदा हो जाएंगी। इट मींस पुराने एसेट तक these entries will be exactly same as in a normal disposal. Any confusion? पुराना एसेट क्रेडिट होना है या डेबिट होना है? कब कब WDV पे क्रेडिट होगा? जब हमारी बुक्स में वो WDV पे आ रहा होगा,
और कब पुराना एसेट कॉस्ट पे क्रेडिट होगा? जब वो हमारी बुक्स में कॉस्ट पे आ रहा होगा। लेकिन इन दैट केस फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट वाली एंट्रीज एज इट इज होंगी। So there is no difference in the entries of old asset. Either we have disposed the asset against cash or we have disposed the asset against a new asset. तो ये दो एंट्रीज, ये कह लें आप ओल्ड एसेट की एंट्रीज एज इट इज सेम रहेंगी। एनी कंफ्यूजन? क्यों सेम रहेंगी? क्योंकि कॉन्सेप्ट ही सेम है। कैश के अगेंस्ट बेचा तो पुराने की डिस्पोजल होनी है, और अगर नए एसेट की जगह भी दिया है तब भी पुराने एसेट्स को बुक से निकालना है। ठीक है सर? मसला सिर्फ है, बल्कि मसला तो नहीं कहना चाहिए, चेंज सिर्फ है ये कैश की बहस में, और इसमें भी कोई इंशाल्लाह इशू नहीं निकलना एंड में। रिलैक्स अगर आप रहे तो ये बात भी खत्म हो जानी है। सिंपल डिस्पोजल जहन में लाए। पुराने के बदले क्या मिलता है? तो कैश डेबिट हो गया। एक्सचेंज में क्या होता है? एक एसेट मिलता है लेकिन कैश की शक्ल में नहीं, न्यू एसेट की फॉर्म में। अब जरा फिगर्स की जरा जरूरत है। ये जो एग्जांपल थी कल जब बना रहे थे, वो जरा उसका डाटा सामने रखना होगा। कल मैंने कुछ इस तरह की बातें की भी थी, मैं थोड़ी सी वही रिवाइज भी करता हूँ और फिर नई फाइनल बात करते हैं। आपके सामने अब वही डाटा है जो कल हमने एग्जाम्पल के तौर पे एंट्री से पहले बनाया था। लुक एट द डाटा गौर से। नया एसेट कितने का है? पैसे कितने दिए हैं? 5 लाख एसेट है, 150 कैश दे रहे हैं आप, 350 क्यों नहीं दे रहे? वो उसका मीनिंग है, वो उसके वर्ड्स हैं। 350 क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि पुराना एसेट दे रहे हैं। अगर इसी सिनेरियो में हमने एक्सचेंज की बजाय, किसकी बजाय बेचा होता, तो दोबारा सोच लें, तसल्ली से सोच लें, कितने पे बिकता? बेस्ड ऑन द सेम डाटा, क्या पुराना एसेट अपनी मार्केट वैल्यू पे बिकता? पुराना एसेट अपनी मार्केट वैल्यू पे बिकता। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू? तो अगर कैश में बेचते तो 3,50,000 से कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होना था 350 से या 5 लाख से? 350 से, 5 लाख से नहीं। लेकिन अगर डिस्पोजल कैश की बजाय नए एसेट के अगेंस्ट हुई है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 5 लाख में से, अब वर्ड मेरे गौर से सुनना है, 5 लाख की कॉस्ट में से 3,50,000 तक का एसेट, 5 लाख के एसेट का एक ब्रेकअप कर रहा हूं समझाने के लिए, मैं डेफिनेटली उसको तोड़ नहीं रहा, अल्लाह ना करे। 5 लाख के एसेट के दो हिस्से हैं असल में, उसमें से 1.5 लाख तो हमने कैश दे के लिया है। सर लेकिन अप टू द एक्सटेंट ऑफ 3,50,000 हमने बगैर कैश दिए लिया। तो बगैर कैश लिए कैसे ले लिए? पुराना देके। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कैश की जगह 3,50,000 कैश की जगह हमने 3,50,000 का नया एसेट लिया है पुराना दे के, तो ये मेरी बात को समझ आ सकती है? क्या मैं ये कह रहा हूं कि हमने 5 लाख की बजाय 3,50,000 वाला एसेट लिया है? हमने 5 लाख का एसेट कैसे लिया है? 1.5 लाख कैश दे के लिया है, और ना, एक मिनट 1.5 लाख कैश दे के लिया और 3,50,000 कैश ना लेके लिया है। मैंने कल आपको समझाने के लिए एक छोटी सी बात की थी, जरा एक सेकंड दोबारा थोड़ा सा जरा प्लीज सोच लेंगे तो एंट्री समझ जाएगी फाइनल।
क्या ये भी हो सकता था कि हम इस पुराने एसेट को बेच देते? कितने का कैश आता? कितना? और फिर अपनी जेब से 1.5 लाख और ऐड करते और फिर टोटल दे देते। तो क्या मैं कह सकता हूं हमने 3,50,000 कैश पकड़ के दोबारा देने की बजाय, कितने की बात कर रहा हूं, पहले पकड़ते फिर दोबारा देने की बजाय हमने नेट करके एसेट ही ले लिया 350 तक, और बाकी 1.5 लाख का कैसे लिए? वो कैश देख लिए। ठीक है प्लीज सर। अगर कैश लेते तो क्या डेबिट? कैश। और अगर कैश की जगह बताएं क्या लिए? क्या मैं कह सकता हूं कैश की बजाय न्यू मशीन ली है अप टू द एक्सटेंट ऑफ up to the extent of 3,50,000। लेकिन 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 परेशानी बिल्कुल नहीं। क्या हमने 3,50,000 की मशीन ली है? क्या हमने न्यू मशीन कुछ कैश दे के भी ली है? कितनी कितनी कितनी? क्या इन दोनों का मिला के कोई कंपाउंड एंट्री भी हो सकती है? यकीनन हो सकती है, वो कर लेंगे। लेकिन एक सेकंड के लिए लेफ्ट साइड पे देखें, ऊपर देखें, स्टार्ट में लेफ्ट साइड ऊपर 3,50,000 की मशीनरी कैश ना दे के ली है। ये मेरा कर मैं सही वर्ड बोल रहा हूँ, कैश दिए बगैर ली है, और 1.5 लाख की मशीन कैश दे के ली है। अगर कैश लेते तो बताएं न्यू मशीन की जगह क्या करता? अगर कैश लेते तो क्या डेबिट होना था? लेकिन अगर कैश नहीं लिया, उसकी जगह बताएंगे क्या लिया? तो उसकी जगह न्यू मशीन कितने से डेबिट होगी? 5 लाख से। तो 3,50,000 की एंट्री कैश डेबिट की बजाय न्यू मशीन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट एज इट इज रही। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंट्री एंड द ओल्ड एंट्री? कैश की बजाय नया एसेट लिया है, लेकिन नीचे आंसर एंड में क्या मशीन 5 लाख की पूरी ली है, 5 लाख वाली ली है, या 350 वाली ली है? बाकी 1.5 लाख कैसे लिए? तो मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट। ऑब्वियसली जब हम फाइनल कर लेंगे बात, तो हम इन दोनों एंट्रीज को कंपाउंड करके लिख लेंगे। बताएंगे टोटल एंट्री क्या बन जाएगी दोनों ऊपर नीचे देख के? न्यू मशीन डेबिट 5 लाख, कैश क्रेडिट 1,50,000 और 3,50,000 डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कुछ क्लियर हो गया प्लीज? क्या ये एंट्री सेम रहेगी चाहे पुराना एसेट डब्ल्यूडीवी पे हो या पुराना एसेट कॉस्ट पे हो? क्या नए एसेट की परचेज की एंट्री सेम रहेगी चाहे पुराना एसेट डब्ल्यूडीवी पे हो या पुराना एसेट कॉस्ट पे हो? वो तो पुराना एसेट बुक्स में डब्ल्यूडीवी पे था, पुराना कॉस्ट पे था, वो बहस अलग है। नया एसेट अगर आप लेंगे तो उसकी एंट्री दोनों तरफ मींस चाहे पुराना कॉस्ट पे था, पुराना चाहे डब्ल्यूडीवी पे था, नए एसेट की जो नया आया है उसकी एंट्रीज सेम ही रहेंगी। मेरे अलावा किसी को समझ आया सर? क्या समझ आया है? नेट इफेक्ट ये है, नेट इफेक्ट ये है, कैश लेने की बजाय 3,50,000 का एसेट लिया है और बाकी 1.5 लाख एसेट कैश दे के ही लिया है। ऑब्वियसली एक सेकेंड, कंपाउंड एंट्री जरा एक दफा बोल देंगे दोबारा। न्यू मशीन डेबिट कितने से? न्यू मशीन डेबिट कितने से? 350 से भी ऊपर डेबिट है, 150 से भी डेबिट है, कैश क्रेडिट बाय 1,50,000 है, और 3,50,000 डिस्पोजल अकाउंट में एज इट इज जाएगा। और इंशाल्लाह भी मैं डिस्पोजल अकाउंट भी बनाता हूँ। ये 3,50,000 वैसे बताएंगे है क्या, इसका कोई नाम वगैरह ये है क्या? वो भी ठीक है, लेकिन ट्रेडेड अलाउंस के वर्ड से सही लॉजिकली समझ नहीं आएगा। ये मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट है। डिस्पोजल अकाउंट में
अगर गेन लॉस निकालना है तो आपने मार्केट वैल्यू ऑफ होल्ड एसेट को WDV ऑफ होल्ड एसेट से कंपेयर करना है। तो ये 350 डिस्पोजल अकाउंट में इसलिए जाना है, मैं भी बनाऊंगा अभी जाके इसकी बेस पे गेन लॉस की कैलकुलेशन हो सके। कुछ बात समझ आई है सर? तब आप आए जरा, इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड में हेडिंग आप लिख चुके हैं। मेरी सजेशन यही है कि जिस तरीके से आपने मुझे लिखवाया है वैसे भी लिखें, वैसे भी मतलब जो चीजें सेम है वो एज इट इज आ गई। कैश को जो काट के मैंने न्यू मशीन लिखने की कोशिश की है, ये समझ आया? और इस तरफ भी जरा कैश को काट के ही अगर न्यू मशीन लिखा जा सके, और कंपाउंड एंट्री भी जरा दोनों तरफ अगर लिख लें। मैंने आपको रोका इसलिए था ताकि ये सारी फिगर्स आप जरा सही तरह पूरी कर सकें। जस्ट एक मिनट जरा। मशीन, न्यू मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। बाकी अब यहाँ तक लिख लें, उसके बाद फिर फाइनल जरा एक और समरी बना लेंगे ताकि जरा बात जरा सामने सारी आ जाए। मैं थोड़ा सा जरा बड़ा करने की कोशिश की है, आप लोग लेफ्ट साइड पहले लिख लें, फिर मैं राइट साइड भी कर देता हूँ। ये आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। कोई कन्फ्यूजन अगर है तो मेरा ख्याल अगर मुझे बता दें तो वो जरा ज्यादा इसलिए बेहतर रहेगा कि शायद साथ वाला भी प्रॉपर एक्सप्लेन करने की पोजीशन में नहीं है। उसके साथ भी वही हुई है जो आपके साथ हुई है, तो अगर ये कुछ ज्यादा खतरनाक चीज हो गई है तो आए जरा मिलजुल के पहले मेरे साथ ही फाइनल करें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नेट इफेक्ट ये है, कैश लेने की बजाय उतने रुपए का नया एसेट ले लिया, कैश पकड़ने की बजाय उतने रुपए का मतलब 3,50,000 की भी मशीन पकड़ ली है, लेकिन सप्लायर ने कहा भाईजान ये पूरी मशीन अगर पकड़नी है तो 1.5 लाख और भी दें। कितने की मशीन उसने वैसे पकड़ा दी है? 350 की। बाकी 1.5 लाख की मशीन पैसे दे के ही खरीदी है। बाकी कंप्लीट करना जरा प्लीज। जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ आपने साथ दिया मेरा। देख सकते हैं कितने टाइम मिलता है।
ये लास्ट में न्यू मशीन वाली एंट्री उसके ऊपर अगर एक लाइन लगा लें ताकि थोड़ा सेग्रीगेशन हो जाए। डिस्पोजल की एंट्रीज हैं बीच में और फिर लास्ट में जो फर्दर पेमेंट की है उसकी एंट्री। जो लास्ट लाइंस में हजरात हैं, नजर सही आ रहा है बोर्ड पे? ऐसा शायद ये भी चल रहा है ये। ये नोट करके जरा काइंडली बता दीजिएगा। लिख रहे हैं अभी? जो लोग लिख लें जरा लेफ्ट साइड देख के मुझे बताएं फाइनली कितनी एंट्रीज हैं। अभी नहीं बताना, जरा आप सोच लें, बाकी लिख रहे हैं अभी। जो लोग लिख लेंगे लेफ्ट और राइट साइड पे मुझे बताना है अपने फाइनली अब कितनी कितनी एंट्रीज है। नहीं ठहर ठहर, आराम से तसल्ली सोच लें। फाइनली लेफ्ट साइड पे कितनी रह गई हैं और राइट साइड पे कितनी रह गई? जो लोग लिख रहे हैं प्लीज लिख के जरा बता दें, जो हजरात लिखते नजर आ रहे हैं। नोटेड है सर? लेफ्ट साइड पे जी ऑनली स्टूडेंट्स आपने लिखी। लेफ्ट साइड पे अगर मैं आपसे कहूं एक पुराने एसेट की एंट्री है और एक नए की, तो मेरे से एग्रीड है? ये जो ऊपर नीचे दो एंट्रीज हुई थी नए की, वो मिला के क्या एंट्री हो गई है? न्यू मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। कैश क्रेडिट कितने से? न्यू मशीन डेबिट कितने से? कॉस्ट से। कॉस्ट से प्रिंसिपली स्पीकिंग न्यू मशीन डेबिट फाइनली कॉस्ट से। कैश क्रेडिट जितना पे किया है और जितनी ओल्ड एसेट की मार्केट वैल्यू है उतने से डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। राइट साइड देखें, सजेस्ट कितनी एंट्रीज फाइनली रह गई हैं? दो पुराने एसेट की एज इट इज हैं और वंस अगेन एक ही नए एसेट की एंट्री है। ठीक है प्लीज? अब ऐसे क्लियर है? इसे फर्दर अब फाइनल कर लें। वैसे मेरा ख्याल है क्लियर हो गया वैसे कि नहीं? एनी कंफ्यूजन? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप। ये पेजेस के जरा लास्ट पे आएगा, थर्ड लास्ट पेज ढूंढना जरा। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स हेडिंग लिखी होगी थर्ड लास्ट पेज के एंड पे तकरीबन। जी सॉरी, बल्कि एक चीज जरा रह गई वो मुझे, ये वापस एक सेकंड एंट्रीज में रजिस्टर इसका जरा यार डिस्पोजल अकाउंट बना लें। नहीं बेटा, गेन लॉस की एंट्री कोई नहीं होगी जब डिस्पोजल अकाउंट रिक्वायर्ड होता है। तो कोई हेल्प करेगा मेरी कि फिर डिस्पोजल अकाउंट में गेन नजर आता है या एंट्रीज में नजर आता है? अगर डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हो बेटा तो फिर लेजर के अंदर आपको गेन लॉस नजर आएगा। जरा काइंडली लाइन जरा एक्सटेंड अगर कर लें। ये लेफ्ट साइड की जो एंट्रीज हैं इधर से भी डिस्पोजल अकाउंट बनाए और राइट साइड पे जो एंट्रीज हैं इनकी बेस पे भी बनाए। अलग-अलग बनाए, लेफ्ट साइड पे देखें जरा। पोस्टिंग एरर प्लीज नहीं करना, कंसंट्रेशन से देखें अपनी ऊपर एंट्रीज। लेफ्ट साइड की एंट्रीज ऊपर देखें। करवाएंगे पोस्टिंग? फर्स्ट कंपाउंड एंट्री चले देख लें किस साइड पे किस रेफरेंस से। कंपाउंड एंट्री मशीन वाली नई मशीन वाली पहले देख लें किस साइड पे लिखूं। प्लीज किस साइड पे लिखूंगा?
कितना लिखूंगा? 3,50,000 डिस्पोजल अकाउंट में रेफरेंस क्या आएगा? न्यू मशीन। एनी अदर एंट्री प्लीज ढूंढे। कैश बहस में नहीं बेटा, कैश ही रहेगा तो न्यू एसेट आ गया। ओल्ड मशीन आएगी बीच में किस साइड पे? प्लीज डिस्पोजल अकाउंट के लेजर में प्लीज एंट्री क्या बनी हुई है ओल्ड एसेट वाली? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, ओल्ड मशीन क्रेडिट के सामने अमाउंट कितनी लिखूं? प्लीज कितनी लिखूं? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कितनी लिखूं? इस केस में नहीं आएगी। ठीक है प्लीज 1 सेकंड छोड़ दें, जहां भी है बोर्ड पे देखें। इस डिस्पोजल अकाउंट में और कैश के अगर अगेंस्ट बेचा होता तो उस डिस्पोजल अकाउंट में ट्राई टू विजुलाइज कोई डिफरेंस है? प्लीज है यार, कम ऑन यार। किसकी जगह कैश होता? न्यू की मशीन की जगह कैश होना था। एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। कैश पकड़ने की बजाय नया एसेट ले लिया है। लिखें, बैलेंस करें। कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है? कितना डिफरेंस आ गया है? गेन क्यों नहीं है? WDV ज्यादा है, चलें ठीक है। लॉस ऑन एक्सचेंज है, ठीक है प्लीज। राइट साइड ऑपोजिट साइड खुद बनाए जरा। अगर सेपरेट लेजर्स बने हो तो ढूंढने पे जरा। जी बेटा ठीक हो गया प्लीज। गेन लॉस की बेटा एंट्री नहीं, गेन लॉस डिस्पोजल अकाउंट में नजर आएगा। अगर कंपाउंड एंट्री एक ही की हो जिसमें नया पुराना सारे एसेट आ गए हो तो फिर एंट्री में ही गेन लॉस आ जाता है। लेकिन अगर डिस्पोजल अकाउंट के रेफरेंसेस से लेजर बनाया जा रहा हो तो फिर डिस्पोजल अकाउंट में फिगर्स पोस्ट करके बैलेंसिंग फिगर आएगी। $7,50,000 कॉस्ट थी जी इसकी। न्यू मशीन 3,50,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी? अच्छा ये फिगर सॉरी ऊपर भी मैंने सारी नहीं लिखी हुई, ये पता है ना किसको? ये मैंने डिस्पोजल की फिगर्स ऊपर नहीं लिखी थी, ढूंढ ली है सबने। ओल्ड मशीन की कॉस्ट 750, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताइएगा। 275 थी डाटा में। कल वाली एग्जांपल को यूज किया है प्लीज मैंने। $5 लाख बेटा किस लेजर में आना चाहिए? मशीनरी के लेजर में या डिस्पोजल के लेजर में? ये पोस्टिंग एरर हो रहा है मुझे लग रहा है। न्यू मशीनरी के लेजर में 5 लाख का शायद एक ब्रेकअप भी होगा, 2 रेफरेंसेस हैं इंशाल्लाह पसंद करते हैं, सारे लेजर बनाते हैं। लेकिन डिस्पोजल अकाउंट में सिर्फ 3,50,000 आएगा विद द रेफरेंस ऑफ अगेंस्ट द रेफरेंस ऑफ न्यू मशीनरी। नहीं, न्यू मशीनरी के रेफरेंस से डिस्पोजल अकाउंट की बात कर रहा हूँ। एनी कंफ्यूजन द पोस्टिंग प्लीज। जी लॉस यहाँ कितना बनता है? So there are two ways of recording the disposal, either by using a compound entry जिसमें सब कुछ डेबिट क्रेडिट करके आप गेन लॉस निकालना है, या अगर लेजर्स रिक्वायर्ड हो तो डिस्पोजल अकाउंट भी बन सकता है। चलिए आज आप क्वेश्चन करते हैं। ये ऑनलाइन सबको कंफ्यूजन तो नहीं रह गई? थर्ड लास्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढे जरा, ऊपर वाला जरा, सेकंड लास्ट ऊपर है। 2 क्वेश्चन है शायद इसमें 1 के नाम से, जिसकी हेडिंग है एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। ये ढूंढ लेंगे प्लीज, थर्ड लास्ट ही है।
चले चलिए, क्वेश्चन उसी तरह का है, बीच में एक्सचेंज भी आएगी, डिस्पोजल भी आएगी, एंड टेक इट एज अ फाइनल रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1 सबको मिल गया सर? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन्स ऑफ बिजनेस नेम बताएं प्लीज, बिजनेस नेम बता दें। बेटा अल्फा वाला नहीं है, मैंने इसलिए पूछा, अल्फा वाला नहीं है, अल्फा से ऊपर भी एक सवाल है। प्लीज जहां हेडिंग एक्सचेंज है उसके फौरन नीचे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लीज अकमल ब्रदर्स। अकमल ब्रदर्स मिल गया है सर? इसकी रिक्वायरमेंट होने, किसकी रिक्वायरमेंट होने? अकमल ब्रदर्स की ढूंढिएगा प्लीज। फॉलोइंग लेजर्स pertaining to the machine, मशीन का एक लेजर बनाना है, ईयर एंड 31 दिसंबर 17 है। मशीनरी का लेजर कॉस्ट पे बनाने का मतलब एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग हो गया। और सी रिक्वायरमेंट का मतलब आप बताएं। अगर लेजर्स अकाउंट बनाने हैं तो गेन लॉस ऑन डिस्पोजल का मतलब डिस्पोजल अकाउंट की बात हो रही है। तो वंस अगेन क्वेश्चन में लेजर्स आर रिक्वायर्ड है। सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है या एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे है? सब कुछ पुराना है, बेहतरीन रिवीजन है, फुल कंसंट्रेशन। फर्स्ट लाइन पॉइंट 1, द बैलेंस ऑफ कॉस्ट and accumulated appreciation of machine as on 1st January 17 were 8 lakh and 333,000 rupees respectively। नीचे रिक्वायरमेंट में जाएं, ये रेंट्स देखें, बताएं क्या मिला। पहले सुन ले बेटा डाटा सारा। ओपनिंग बैलेंसेस क्लियर है? अब मशीन एक्वायर्ड ऑन, फुल हिम्मत, पॉइंट नंबर 2, अब मशीन एक्वायर्ड ऑन 1st January 14 हैविंग नेट बुक वैल्यू का मतलब of rupees 31,935 on 1st January 17 was sold for rupees 34,000 on 30th April 17। अगला सेंटेंस एक मिनट मेरे लिए छोड़े, यहां तक जो मैंने पढ़ा है दोबारा पॉइंट नंबर 2 इंडिविजुअली पढ़े। कब खरीदा था? प्लीज पार्टिसिपेशन रखा करें। कब खरीदा था? कब बेचा है? 1 जनवरी को नहीं बेचा, 30th अप्रैल को बेचा है। पढ़ने 17, 30th अप्रैल 17, वो क्या है उसकी बाद में बात करते हैं। कितने का बेचा है? डबल एंट्री बताएं। कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट लेजर्स रिक्वायर्ड है। WDV कितनी गिवन है? आप जरा दोबारा देख बताएं किस दिन की गिवन है, ये डिस्पोजल डेट की गिवन नहीं है। शायद 4 महीने पहले की WDV गिवन है, शायद कुछ उसी तरह से जैसा कल क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक जगह मसला आया था, कुछ अर्सा पहले की WDV गिवन है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोच के इस WDV की एंट्री बताएं। मौला बच्चे सोच रहे हैं, मौला या अल्लाह मदद करें इनकी। सोच के इस WDV की डबल एंट्री बताएं। जिन्होंने सोचा है वो कोई एंट्री नहीं बता पाएंगे। रिक्वायरमेंट में जाएं, सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है, कोई डबल एंट्री इस WDV की नहीं होनी। वो जो सोचेंगे वो कोई एंट्री नहीं बता पाएंगे। प्लीज एसेट अकाउंट अलग बन रहा है, WDV की एंट्री नहीं होनी, हमें कॉस्ट चाहिए। और क्या चाहिए? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन चाहिए। WDV पे एंट्रीज कब होती हैं डिस्पोजल की? तो इतना तो बेटा पता होना चाहिए था। इस WDV की कोई एंट्री नहीं होनी, हमें कॉस्ट मालूम होनी चाहिए, जो फिलहाल इस डाटा से लग रहा है कि शायद अवेलेबल नहीं है। टेंशन फ्री रहें, इंशाल्लाह भी डिस्कस करेंगे कि अगर WDV मिल जाए तो कॉस्ट भी ढूंढी जा सकती है। क्या कॉस्ट मिल जाए तो WDV आ जाती है? जी आ जाती है सर। तो इंशाल्लाह रिवर्स वर्किंग करना भी अभी सीखेंगे। ये सबको पता है इस WDV की एंट्री इस केस में नहीं हो सकती, रीजन बता दें।
वही रीजन है सर, पता नहीं कितने दिनों से चल रही है, फाइनल करें उस रीजन को। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलहदा है तो कॉस्ट पे एंट्री होनी चाहिए। एक नई चीज बीच में आ रही है, पॉइंट नंबर 2 के बिल्कुल एंड में आए, अंडरलाइन करें द लास्ट वर्ड्स। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इंकर्ड वाज 5000। क्या समटाइम्स बेचने पे भी कोई खर्चा हो सकता है? कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैरीज आउटवर्ड्स वगैरह हो सकता है? इससे पिछला सेंटेंस जरा शुरू पढ़े जरा, कितने का बेचा है और क्या बेचने पे कोई एक्सपेंस भी हुआ है? इसका बड़ा सिंपल तरीका ये होता है, ये फर्स्ट टाइम शायद कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आई है, हम सिंपली नेट ऑफ करके फिगर फाइंड आउट कर लेंगे। कितने का बेचा है, कैश आया गया है, कैश इनफ्लो हुआ है, और कितना कैश हमारा भी गया है, तो सिंपली नेट 29,000 मिला है। तो रादर देन कि हम 34 और 5,000 के अलग एंट्रीज करें, नेट ऑफ करके 29,000 की एंट्री कर लेंगे, कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, ब्रैकेट में यही लिखना जरा, सिंपली कैलकुलेट नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स। क्या मतलब नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स? नेट करके का मतलब रिसीट और पेमेंट को आपस में लेस कर लें, सिंपली कैलकुलेट नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स। कितने से क्या एंट्री करवा देंगे मुझे? 29,000 से फाइनली क्या एंट्री करवा देंगे? कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। एनी कंफ्यूजन? पॉइंट नंबर 3 में आते हैं, शुरू करो। शुरू करें सर। On 1st July 17, a machine was exchanged for a new machine. The balance of purchase price was paid through a check of rupees. List price of the new machine was, list price को अंडरलाइन करने हो, मीनिंग मैं अभी बताता हूँ। The old machine has been acquired at a cost of rupees 65,000 on 1st October 15। इंडिविजुअली दोबारा पढ़ लें, फिर मेरे प्लीज 3-4 सवालों के आंसर सही देने की कोशिश करनी है। जी रेडी है जी सारे, पढ़ लिए? सबसे पहले बेटा ये लिस्ट प्राइस को जरा फाइनल कर लें यार। अगर आप कोई मोबाइल वगैरह परचेज करें तो समटाइम्स उसके साथ एक पेज मिलता है जिसपे सेलर के बिजनेस का नाम लिखा होता है, एक पर्ची सी, पेज सा। उसके ऊपर क्या मेंशन होता है? उस पर क्या मेंशन होता है सर कि आपने क्या खरीदा है, कितने का खरीदा है? तो उस पेज पे एक प्राइस लिस्ट हुई होती है। तो लिस्ट प्राइस का मतलब होता है कि जो खरीद रहा है उसकी परचेज प्राइस और जो बेच रहा है उसकी सेल प्राइस। तो लिस्ट प्राइस सिंपली मींस उस पेज की प्राइस की बात हो रही है जो प्राइस पेज पे लिस्ट हुई हुई है। बायर उस प्राइस को क्या कहेगा? परचेज प्राइस, और सेलर उसी प्राइस को, फॉर एग्जांपल 50,000 का मोबाइल मिला आपको, आपके लिए क्या है? परचेज प्राइस, और बेचने वाले के लिए तो लिस्ट प्राइस हमारी इस केस में क्या है? ये परचेज प्राइस है, सेल प्राइस? सोच लें, बेच रहे हैं मशीन ने, खरीद रहे हैं? पढ़ के बताने, पहले ये फैसला तो करना। वो खरीदी है, बेची है, तो परचेज प्राइस हमारे लिए वर्ड होगा। क्या लिस्ट प्राइस का मतलब हमेशा परचेज प्राइस होता है? यस सर, अगर खरीद रहे हैं तो हमेशा परचेज प्राइस ही होता है, लेकिन अगर बेच रहे हैं तो फिर सेल प्राइस मतलब भी हो सकता है। लिस्ट प्राइस का मतलब उस सफे पे प्राइस जो लिखी हुई है जो बेचते हुए सेलर कस्टमर को देता है। एनी कंफ्यूजन? कितने क्या खरीदा है, बल्कि कितने की परचेज प्राइस है फाइनली कहना चाहिए। आप रेडी हो जाइए प्लीज, सारी फिगर जरा गौर से देखें। एक्सचेंज डेट बताएं प्लीज, एक्सचेंज डेट बताएं। कोई रेंडमली फिगर्स ढूंढ रहा हूं मैं,
1 अक्टूबर 15 पे क्या हुआ था? ओल्ड एसेट कितने का आया था? क्या उसे कुछ अरसा यूज किया है? 1 अक्टूबर 15 से लेके 1 जुलाई 17 तक यूज भी किया है। नए एसेट की कॉस्ट क्या है? इससे पिछला सेंटेंस पढ़ें। कितने पैसे कम दिए हैं? 80,000 तो पे किया है। बाय कैश पे किया, बाय चेक पे किया? कितने पैसे कम दिए हैं? क्यों कम दिए होंगे? तो 50,000 क्या है? नई मशीन की एंट्री बनाना शुरू करें जरा जहन में, पहले फिर लिखते हैं। अभी न्यू मशीन डेबिट बाय, डेबिट बाय, डेबिट बाय, डेबिट बाय 130 एट कॉस्ट। कैश की जगह बैंक क्रेडिट बाय 80,000। बैंक क्यों क्रेडिट? चेक पेमेंट है तो बैंक क्रेडिट बाय 80,000 और 50,000 से डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सिर्फ नए एसेट की यहाँ एंट्री साथ लिखते हैं, वो नई चीज है। बाकी डेफिनेटली पुरानी की वर्किंग भी होनी है। लिख लो एंट्री, लिखवा दें। आप भी लिख रहे हैं, पेज पे लिख दें, बाकी भी पोस्टिंग करते हैं। बोल दें एक दफा, दोबारा बोल दें। जो लोग मुझे फिगर्स, मुझे एंट्रीज वगैरह बताते हैं, वो जरा ऊंचा बोल दिया करें, ताकि जो हजरात नहीं बोल रहे उनकी तरफ से भी हो जाए। लेकिन ऐसे हो नहीं सकेगा, लेकिन कम से कम वो डिस्टर्ब जरूर होंगे। तो यही मैं चाहता हूँ कि जो नहीं बोल रहे वो कम से कम डिस्टर्ब जरूर हो। तो आई होप मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं जो एंट्री नहीं बोल रहा। जरा दोबारा बोल दें जरा। कोई नहीं, इंशाल्लाह छत का अल्लाह मालिक है। दोबारा जरा रिपीट कर दें एंट्री। जजाकल्ला सर, लिख लो एंट्री। मैंने लिख ली है, बोले बगैर ही। पार्टिसिपेट किया करें प्लीज। आई होप के पार्टिसिपेशन से कुछ चीजें याद हो जाती हैं। जब देख के लिख लिया तो बात खत्म हो गई है। क्या ओल्ड एसेट की भी एंट्रीज होनी है जी इस लाइन में, या सिर्फ न्यू एसेट ही रिकॉर्ड होना है? 65,000 ढूंढे, ट्राई करें एंट्री क्या होनी है इसकी। क्या इस 65,000 की एंट्री इस केस में हो सकती है? ये तो कॉस्ट है यार। वो हो सकती है यार, खुद आके हो सकती है। अब हो सकती है सर जी, कॉस्ट है। डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट 65,000 से ही होना। हाँ, इसके साथ साथ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, वो इंशाल्लाह वर्किंग कर लेंगे। 1 अक्टूबर 15 पे खरीदा है, 1 जुलाई पे एक्सचेंज हुआ है, तो इंशाल्लाह वैसे ही वर्किंग कर लेंगे जैसे करते रहे हैं। लास्ट लाइन पढ़ लें। डेप्रिसिएशन रेट है 15% और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। नॉर्मली बार बार रिड्यूसिंग ही आता जा रहा है। इंशाल्लाह बाकी मेथड्स भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। आ जाए रजिस्टर खोलें, अकमल ब्रदर स्टार्ट करें। जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ लिया क्वेश्चन? थोड़ा सा अगर आप इस तरफ हो जाए तो फिर बच्चों के तरफ पीछे जरा गर्मी हो जाती है। आप डायरेक्टली डेफिनेटली मुश्किल है जरा, थोड़ा थोड़ा जरा जगह नहीं बनेगी। या जरा काइंडली वो थर्ड पे चले जाए, अगर वो थर्ड जो रो। अब एसी अगर बंद करूंगा तो बाकी जो हजरात डायरेक्टली एसी के सामने नहीं है, वो फिर डिस्टर्ब होंगे। तो हमारी पूरी ख्वाहिश है कि नौजवान अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर सकें। काश जिस तरह आप इसे सुन रहे हैं, माइक में मेरी आवाज भी सुन लिया करें। अकमल ब्रदर्स के स्पेलिंग बोल दें देख के जरा। कोई नहीं, बोलना जरूरी नहीं था, लिखना नहीं। समटाइम स्पेलिंग बोलने मुश्किल हो जाता है। स्पेलिंग हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेन ने याद कर लिए हुए हैं। ऑब्सोलिसेंस के स्पेलिंग सुना है? नहीं, ये
ये मैंने जो बात आपके सामने रखी, हमारे एक दफा मुझे याद पड़ता है, एक दफा हमारे टीचर ने कहा था, अगर आप ट्राई करेंगे ना बोले नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप लिखने लगेंगे तो लिख लेंगे। नहीं ऑनेस्ट, मैंने ये जरा एग्जांपल के तौर पे बताया, बोलना जरा कंपैरेटिवली टफ है, सोचा जा सकता है लेकिन लिखना इजी है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पेन के अंदर काउंटिंग है सारी, सारा फी सी फैब भी इसमें, फाइनल भी इसी में है, बस प्रेस करना आपने। बिस्मिल्लाह करें, तो आज का तो प्रेस करें ना। क्या बनाना है इसके अंदर? लेजर्स भी हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस भी हैं, सारी स्टेटमेंट्स नोट्स भी इसके अंदर हैं। बस पेन पेन अगर आप लोगों के हाथ में होगा तो सब कुछ इसमें से बाहर आ जाएगा। लेजर अकाउंट से कौन कौन से लेजर्स बनाने हैं? अच्छा, अब आपको स्पेस का भी अंदाजा हो गया हुआ है, सब आपको पता है। अब एज यू लाइक, जैसे आपने वर्किंग करनी है, एक ही साल रिक्वायर्ड है, तो जैसे आपका दिल करता है बिस्मिल्लाह पढ़ें। अच्छा, इस तरह की चीजें भी अगर आपने इंडिविजुअली क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, वो भी तभी पता होता है कि मैं कितनी स्पेस छोड़ूं कितनी ना छोड़ूं, वरना बोर्ड से देख के अगर मुसलसल सिर्फ कर रहे हैं तो इन तरह के डिसीजन भी नहीं हो पाते हैं। ये कौन कौन सा लेजर रिक्वायर्ड है जी? मशीनरी, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, ये मैंने आपको सारी चीजें तकरीबन अब आइडिया दे दिया जो जो इस क्वेश्चन में है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ें, लिखवाएं। ईयर एंड हमारा क्या है? 31 दिसंबर 2000। जी सर जी, ब्रॉड डाउन से शुरू करें। 8 लाख एंड 3,33,000। पॉइंट नंबर 1, रिस्पेक्टिवली मिल गए बैलेंसेस। इन्हें ओपनिंग क्यों समझ रहा हूं? इस साल में हम हैं उस साल के शुरू के बैलेंसेस दिए हुए हैं। ये पॉइंट नंबर 2 में आ जाए और एक दफा दोबारा पढ़ना है, नई चीजें हैं कुछ इसमें, सही एक दफा दोबारा सुन लीजिएगा, पढ़ने पढ़ने कंसंट्रेशन से पढ़ना। पॉइंट नंबर 2 में कैश के अगेंस्ट डिस्पोजल है, ये एक्सचेंज हुआ एसेट, तो ये नॉर्मल डिस्पोजल है जिस तरह पहले हम वर्किंग कर रहे थे कैश वाली। कितने का बेचा है? फाइनली नेट कितने मिले? 34 का बेचा है, 5 एक्सपेंस भी हुआ है, तो नेट करके कैश डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, 34,000 माइनस 5,000 मीन्स 29,000। वर्किंग लिख लीजिएगा जरा, याद रहेगी बात में। जब अपने जहन में से सोच के बताएं कि कौन सी अब एंट्रीज और रहती हैं। कैश वाली तो कर दी है मैंने, डिस्पोजल डेबिट, मशीन क्रेडिट एट कॉस्ट वाली रहती है, और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की एंट्री रहती है। अब प्रॉब्लम बेटा इस पॉइंट नंबर 2 में ये है कि हमें कॉस्ट नहीं दी हुई। देख के बताएं कब खरीदा था? 1 जनवरी 14 पे एक्वायर हुआ था, तो कितने का? वो बताने की बजाय उसने क्या बताया? 1 जनवरी 17 की WDV बताई है। तो आज इंशाल्लाह हम वर्किंग में जाके ये डिस्कस करने लगे हैं, जरा स्पेस रख लें नीचे लेजर्स के लिए, वर्किंग 1 में आ जाए, कि अगर आपको WDV मिल जाए और डेप्रिसिएशन रेट्स वगैरह मिल जाए तो रिवर्स वर्किंग करके कॉस्ट भी ढूंढी जा सकती है। ये सबको क्लियर होना चाहिए कि कॉस्ट की जरूरत क्यों है। सेपरेट लेजर्स हैं, WDV से एंट्री नहीं हो सकती है, कॉस्ट इंशाल्लाह अभी ढूंढ लेनी है। एक हेडिंग बना लें जरा
कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ मशीन एज ऑन, जी डेट लिखवानी बिल्कुल ठीक है, एज ऑन 1 जनवरी 2014। अब ये हेडिंग लिख के रुक जाए, बेस्ट ये रहेगा, शायद सिंपल सी बात इंशाल्लाह निकल आएगी दोबारा, लेकिन नहीं है जरा सही तरह अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। करूं स्टार्ट? मुझे कुछ फिगर जरा ढूंढ दें। WDV किस दिन की गिवन है? फर्स्ट जनवरी 17। कितनी गिवन है? पॉइंट नंबर 4 में नीचे एंड में जाए जरा। डेप्रिसिएशन रेट क्या है? डेप्रिसिएशन रेट है 15% और मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस। मेरी तरफ जरा देख के रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में वर्किंग कैसे होती है जरा रिवाइज करवा दें मुझे। फर्स्ट ईयर रेट, फर्स्ट ईयर रेट, फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से लगता है और सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स WDV से मल्टीप्लाई होता है। तो ये बड़ा, अगर ये 3 फिगर्स हमें मिल गई हैं तो इंशाल्लाह भी आपके सामने देखिएगा कि हम कॉस्ट की फिगर फाइंड आउट कर लेंगे। तरीका ये होता है कि परसेंटेजेस में ये जो 15% है, क्या आप सब लोगों को पता है कि 15% का मैथमेटिकल मीनिंग है 15/100? परसेंटेज जो है वो 100 को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। 15/100 15%। फर्स्ट ईयर ऑफ एसेट ज़हन में लाया जरा, फर्स्ट ईयर ऑफ एसेट 1 जनवरी 2014, जब भी ये मशीन खरीदी होगी उस वक्त ये कॉस्ट पे होगी और फर्स्ट ईयर रेट उस कॉस्ट से लगा होगा। क्या उस वक्त एसेट की वैल्यू बिफोर एनी डेप्रिसिएशन 100% ही होगी? लेकिन फर्स्ट ईयर उस 100% से जब रेट लगा होगा 15%, तो एक साल के बाद वो परसेंटेजेस में 85% रह गई। तो मैथमेटिकल वे इसका ये है कि जिस तरह आप लेट्स अज्यूम करके वर्किंग किया करते थे, पेशेंस दिखाएं जरा एक मिनट। तो लेट्स अज्यूम, ये क्यों अज्यूम करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है और परसेंटेजेस से हम उस फिगर को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो लेट्स अज्यूम कॉस्ट इज 100 एज ऑन 100%, 100% ऑन, एज ऑन को डेट बताएं। एनी कंफ्यूजन इन दिस सेंटेंस? क्या वर्क के साथ साथ, टाइम के साथ साथ डेप्रिशिएट होने से फिर कॉस्ट 100% से कम होना शुरू होगी? तो मैं किस दिन की बात कर रहा हूँ? जिस दिन एसेट खरीदा था। तब फॉर एग्जांपल अगर उस दिन एसेट 100 का था तो हम परसेंटेजेस में फाइंड आउट कर सकते हैं कि वक्त के साथ साथ क्या हो रहा होगा। मुझे सिर्फ एक स्टेप कर लेने दें, होपफुली इसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा। तो जिससे मैं अदरवाइज वर्किंग करता हूँ, 1 जनवरी 14 कॉस्ट, लेट्स अज्यूम 100। एनी कंफ्यूजन? रेट क्या था? रेट क्या था? पहले साल 100 से अगर रेट लगे तो 15 डेप्रिशिएट हो जाएगा और एक साल बाद WDV 85% रह जाएगी। किस दिन WDV इतनी रह जाएगी? बोलना है प्लीज, बोलना है यार। मेरे अलावा किसी को पता चल रहा है ये क्या हो रहा है? क्या एसेट 100 रुपए का था? अज्यूम हो रहा है अगर 100 रुपए का था तो एक साल बाद 85% या 85 रह गया होगा। मेथड रिड्यूसिंग है। नेक्स्ट ईयर ये 15% किससे मल्टीप्लाई होगा? कैलकुलेटर अलाउड है प्लीज?
12.75 सेकेंड ईयर में डेप्रिशिएट होके 2 साल बाद एज ऑन 31 दिसंबर 2015 कितने परसेंट रह गया होगा? 100% एसेट 2 साल बाद 72.25 रह गया होगा। ओके है सर? अब किसी को ये पता है कि ये जो वर्किंग है ये कब तक करनी है? नहीं, जब तक डेटा है तो डेट बताएं जरा, कब तक? 1 जनवरी 2017 की WDV गिवन है। अगर ये पता चल जाए कि वो WDV कितने परसेंट है तो इंशाल्लाह वहां से फिर हम 100% फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने कहां से शुरू किया है? 1 जनवरी 14 से। कहाँ रुकना है मुझे? तो क्या 31 दिसंबर 2015 वाले साल 16 वाले साल में, सॉरी, पूरा साल ही एसेट यूज हुआ होगा? 15% सॉल्व करें। 10 पॉइंट, अगर राउंड ऑफ करवा दें 2 डिजिट्स पे, 10.84 पे अगर राउंड ऑफ कर दें तो इख्तलाफ तो नहीं हो जाएगा? क्या अकाउंटेंट्स के दरमियान खुदा ना खासा कोई इख्तलाफी मसला तो नहीं आ जाएगा? और फाइनली WDV 61.41 किस दिन रह गई होगी? 31 दिसंबर 2016। एक सेकंड अपने क्वेश्चन देखें जरा। क्या एक और साल की वर्किंग भी करूं? क्या एक और साल की वर्किंग भी करूं? और यार 17 की WDV दी हुई है, लेकिन 1 जनवरी 17 की फिगर दी हुई है, तो क्लोजिंग नहीं ओपनिंग बन जाना है। यहाँ से आगे क्या होना है? मेरे सामने अल्हम्दुलिल्लाह QM क्वालिफाइड लोग बैठे हैं, तो वो मुझे बता देंगे पहले यहाँ तक आप आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आपके बिहाफ पे अल्हम्दुलिल्लाह बोला मैंने। कोई नहीं, अगर कोई मेरे जैसा एक आध भाई रह गया तो इंशाल्लाह उसको भी साथ मिला लेंगे 2 महीने बाद। शार्प वो भी है, बस प्लस माइनस जिंदगी का हिस्सा है। आ जाए, आ जाए। तो सॉरी अगर मेरी बात से किसी का दिल डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि तकरीबन QM पढ़े हुए लोग तो बैठे हैं ना यार। चलिए तो अब एग्जाम वाला कोई ना निकला है। ये यहाँ तक कंप्लीट करें प्लीज, यहाँ तक कंप्लीट करें, और साथ वाले से किसी बहस की इस वक्त जरूरत नहीं। वो भी कंफ्यूज हो रहा है कि ये क्या मजाक हो रहा है। प्लीज बेटा, क्या हो गया? बगैर बोले साथ वाले से जरा लिख के देखें, चेक करते हैं कैसी परफॉर्मेंस है। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को साथ दे रहे हैं प्लीज। जो हजरात पूरा सेशन इन्वॉल्व रहते हैं, डेली नजर आते हैं, डेली होमवर्क्स करते हैं, वही पेपर अटेम्प्ट कर पाते हैं। पेपर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग आता है, उसके लिए मस्ट है कि थ्रू आउट द सेशन सही तरह से प्रिपरेशन हुई हो। ये मैं कभी कभी बता तो दिया करूंगा,
लेकिन ये आपने रखना रोज जहन में है। याद दहानी मैं करवा सकता हूँ, लेकिन ये रोज जहन में रहना चाहिए। गेम सीरियस है। हमारा जो बैकग्राउंड है स्टडीज का, पहले चॉइस भी होती थी सर, या जितने क्वेश्चन होते थे सारे अटेम्प्ट करने होते थे। चॉइस भी होती थी, एंड में टीचर्स भी बता देते थे वहां से नहीं आना, वहां से नहीं आना, वहां से नहीं आता था, और वहीं वहीं से आता था जहां जहां से। और पासिंग मार्क्स भी कंपैरेटिवली हल्के फुल्के ही होते थे। यहाँ पासिंग मार्क्स कहने को 50 हैं, लेकिन वो 50 वही ले पाएगा जो 100% एफर्ट करेगा। ये वर्ड्स भी जहन में रखने हैं। आधा सिलेबस करके 50 मार्क्स आ जाएंगे, आधी तैयारी करके 25 ही आने हैं। आई कैप पेपर ऐसे सेट करता है कि जिनकी 100% एफर्ट है वो जस्ट पासिंग मार्क्स ले सके। आपने भी अब कुछ ना कुछ क्वेश्चन पेपर्स दे ही दिए आई कैप के, कुछ क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही नहीं होते। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पास हुए आपके 100 मार्क्स होंगे, लेकिन जब भी कभी याद आए कुछ पास हो गया है तो सवाए रब के शुक्र के बनता कुछ नहीं है, पर्दा रख लिया रब ने। वो भी नहीं हुआ था, वो भी रह गया था, वो भी पता नहीं क्या हुआ था, वो भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज पास का आ गया है, तो गुजारा हो गया है, रब का शुक्र है, माँ जी की दुआएं लग गई हैं। ये 100% वाली गेम नहीं है, लेकिन क्या 100% एफर्ट भी नहीं है? 100% एफर्ट होगी तो पासिंग मार्क्स मुश्किल आएंगे, ये भी जहन में रखें। जो एफर्ट ही कम कर रहे हैं वो तो इस दौड़ में नहीं है। पास होने वाली की दौड़ में कौन शामिल है? 100% एफर्ट का मीनिंग जल्दी से बताने, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आप। ये सीरियस चैलेंज बनना है, डेली आना यकीनन मुश्किल हो जाता है, लेकिन मस्ट है। रोज का रोज घर जाके रिवाइज करना कंपलसरी है। होमवर्क हो तो टू मच कंपलसरी है। टेस्ट कभी हो ही जाए तो वो टू मच से भी ज्यादा, ये सारी चीजें मिलेंगी बेटा तो फिर एक रीजनेबल एफर्ट आएगा। ज्यादा भी हैं, अब देखते रहेगा चीजें एक्यूमुलेट हो जानी है, मिक्स होकर सवाल आते हैं, बड़े बड़े सवाल हो जाते हैं, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है, पुराना जहन में होगा तो वो बात होगी। मसलन फॉर एग्जाम्पल अब अगर किसी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्पोजल आ जाए तो डेफिनेटली इस डिटेल में अब डिस्कस करने का टाइम ही नहीं है। इट विल बी अज्यूम्ड कि अगर आपको याद दिलाया जाए तो आपके जहन में एंट्रीज आ जाएंगी। आपसे कहा जाए यार कॉस्ट पे लेजर है, तो आपके जहन में आ जाए कि अब एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की एंट्री भी होनी है। और अगर मैं कहूँ यार WDV पे लेजर है, तो आप कहीं ये क्या होती है? अगर गेम यहाँ होगी तो अगले सवाल भी खराब हो जाएंगे। ठीक है सर, आ गए यहाँ तक? सॉरी मैं जरा अकेला खड़ा था, फारिग खड़ा था, इसलिए बोलता रहा। आप लोगों ने लिख लिया? जी सर, ये अब सबको पता है यहाँ रुके क्यों हैं हम? नहीं, सही रीजन, सही रीजन। यहाँ तक ही क्यों आना था? क्योंकि इसी दिन की WDV अवेलेबल थी। बताएंगे WDV कितनी? अब रुक जाए, दोबारा पहले समझ लो। 31935। सबको ये क्लियर है? 1 जनवरी 17 मीन्स क्लोजिंग ऑफ 30th दिसंबर, 31 दिसंबर 2016। ये तो सब ओके। अब क्या बेटा मैं ये कह सकता हूँ कि आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स, 14, 15, 16, ये जो WDV है ओरिजिनल कॉस्ट का 61.41% रह गई होगी। अगर मैं इस सेंटेंस से एग्री करते हैं तो रिपीट कर दे, मैंने क्या बोला? क्या मैं कह सकता हूं दिस WDV इज 61.41% ऑफ कॉस्ट आफ्टर 3 इयर्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का 61.41% रह गई है। तो इसका वे आउट बड़ा ये होता है कि इस अमाउंट को इसकी परसेंटेज से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कैलकुलेटर पकड़े, बोल दे क्या बोला मैंने? 31935 डिवाइडेड बाय, इस WDV को इस WDV की परसेंटेज से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाइड बाय 100 करके इसकी कॉस्ट निकाल लें। अप्रोक्सीमेटली 52003 शायद हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है? लेकिन मैंने छोटी सी एक चीज और इसलिए पूछनी है ताकि मुझे पता चल जाए मेरे वर्ड समझ आए या नहीं। एक मिनट रुक जाए जहां भी है। 61.41 क्या है? WDV की परसेंटेज। कॉस्ट कितनी थी? 100। कैलकुलेटर पे लिखे 100।
माइनस करें 61.41, जो भी आया सोच के बताएं क्या आया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ लास्ट 3 ईयर की परसेंटेज आ गई। अगर 100 का एसेट था, 61.41 रह गया है, तो अप्रोक्सीमेटली 38 पॉइंट डेप्रिशिएट हो चुका था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ लास्ट 3 ईयर की परसेंटेज आ गई। यहां तक ओके। अब अगर मैंने फुल कंसंट्रेट जरा, अगर मैंने 31,935 की WDV से अभी 52,000 समथिंग क्या निकाला है। वैसे तो इस कॉस्ट में और इस WDV में आपको पता है डिफरेंस किस चीज का है, तो डिफरेंस आ सकता है, लेकिन अगर परसेंटेजेस यूज करना चाहूं तो परसेंटेज में भी इस WDV से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल सकता हूं। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की तरह परसेंटेज बताइए। 38.59 फॉर एग्जांपल फुल कंसंट्रेट 31935 WDV है, ऐसे ही है। इस WDV की परसेंटेज क्या है, तो जो परसेंटेज है उसको तो उस जो अमाउंट है उसको उसकी परसेंटेज से डिवाइड कर दें। 100 से मल्टीप्लाई किया था तो क्या आया था, और अगर 100 की बजाय बोले 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 प्लीज से मल्टीप्लाई करूंगा तो इंशाल्लाह क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करें। 2006 मौला राउंडिंग ऑफ का 1 रुपया बच रहा है, मौला बचा ली मौला मौला 20068 आ रहा है, ठीक है। वो तो मैं रब से दुआ कर रहा हूँ कि मौला 1 रुपये का मसला आ रहा है या अल्लाह, तो वो तो मैं रब से दुआ करूंगा इंशाल्लाह। ये 55203 क्या था, और ये आपने क्या निकलवाया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन एक काम कैलकुलेटर पे जीरो करें, ये कैलकुलेटर ऑन होता भी है कि मैं खुद ही कर 52,003 लिखें कैलकुलेटर पे। नाम बोले प्लीज, लिखते हुए नाम बोले क्या है ये, और इसमें से 31935 माइनस करें। शुक्र है मौला। ये क्या है, ये क्या है, तो डिफरेंस के तौर पे भी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आ सकती थी, लेकिन मैंने आपके साथ जरा ये फाइनल करना था कि परसेंटेजेस यूज करने का तरीका समझ आ रहा है, डिवाइड किससे किया है, अमाउंट जिस परसेंटेज के इक्वल है उससे डिवाइड कर रहा हूं, और मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं, जो फाइंड आउट करना है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना चाह रहा हूं तो उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। डिवाइड किससे कर रहा हूं, उसकी अपनी परसेंटेज से, और मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं, जो फाइंड आउट करना हो। इन चीजों का भी सही आइडिया आई होप हो गया है। यहां तक लिख लें जरा, बाकी फिर एंट्रीज की तरफ चलते हैं। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर, ये आपने कहीं मार्कअप मार्जिन वर्ड सुना है जिंदगी में? मैंने और कुछ नहीं पूछना, बस वैसे ही पूछा, इससे ना मुकरिएगा, सुना नहीं है। क्या होता है वो इंशाल्लाह किस दिन आप भी मुझे बताएंगे जब जरूरत पड़ेगी। बड़ा बड़ा कुछ हुआ है, बस मेरे सामने ऐसा लगता है जैसे ताजा ताजा FSC के मेडिकल से पहुंचे। FSC भी नहीं की हुई मेरा ख्याल, ICS की है, ठीक है। FSC सर मतलब इंजीनियरिंग सर, प्री मेडिकल इंजीनियरिंग। जी जी जी, मेजोरिटी यहाँ इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ही इकट्ठे हैं सर। ये नोट कर रहे हैं सर आप। एनी कंफ्यूजन? चलें सर जी, हो क्या रहा था, पहुंचे किधर हुए, जरा लिंक करें जी, कर क्या रहे थे। नहीं, कॉस्ट भी फाइंड क्यों कर रहे थे भाईजान, डिस्पोजल की वर्किंग्स हो रही थी लेजर्स के अंदर। पहुंचे लेजर्स में जरा, कैश की एंट्री हो गई है, कॉस्ट मिसिंग थी, अब निकल आई है। कितनी 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 भाईजान, कितनी कितनी यार,
डबल एंट्री बताएं जी, लिखें। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, एट कॉस्ट। अच्छा, डिस्पोजल डेट बतानी है, इसमें भी अभी एक इशू है, सही तरह रिजॉल्व कीजिएगा। डिस्पोजल डेट बतानी है। फर्स्ट जनवरी 2017 डिस्पोजल डेट नहीं है। बेचा किस दिन है? 30 अप्रैल 17, लेकिन एग्जामिनर ने आपको WDV किस दिन की दी थी? एनी कंफ्यूजन इन दिस डेट? डिस्पोजल डेबिट, एसेट क्रेडिट, एट कॉस्ट, एनीथिंग एल्स? कुछ मिसिंग है या बात खत्म है? क्या मिसिंग है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में एक धोखा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट बताएं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट बताएं। 20068 धोखा दे रहा है। क्या ये डिस्पोजल की डेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है? इसमें अभी 4 कौन से महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की डेप्रिसिएशन ऐड होगी, तो फिर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल बनेगी। कुछ बात समझ आ गई है? एक काम पहले करें, ये जो 20068 आपने सॉल्व किया था, ये किस दिन तक की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों है? क्यों है ये 1 जनवरी तक क्यों है? क्योंकि हमने 1 जनवरी तक की ही WDV निकाली थी। तो दिस इज, इसके नीचे सेंटेंस लिखें, दिस इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अप टू, वर्किंग्स में है, बोले जी, अप टू 1 जनवरी 17। लेकिन हम किस डेट तक में इंटरेस्टेड हैं? तो एक वर्किंग नंबर 2 सॉर्ट ऑफ बना लें। Accumulated depreciation as on as on 30th April 17। एनी कंफ्यूजन? हेल्प मी, क्या करूं? हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे सही नहीं सुन रहा, हेल्प मी प्लीज। अगर हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें और उसे प्लस कर लें 20,068 में, तो क्या उस दिन तक हम पहुंच जाएंगे? जिस दिन तक की चाहिए। तो इस साल के 4 महीनों की डेप्रिसिएशन निकालूं कैसे? फिगर 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 करवाएं, वर्किंग करवाएं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। इस साल में 2017 के पहले 4 महीनों की डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे कैलकुलेट करो? 31,000 ढूंढने जरा, 31,935। क्या हमारे करंट ईयर के स्टार्ट की WDV है? क्या इसने इस साल डेप्रिशिएट होना है? मेथड रिड्यूसिंग है, प्लीज सोच ले एक मिनट और। इस साल के 4 महीनों की डेप्रिसिएशन क्या इसी WDV पे सॉल्व होनी है? ये WDV कब से लेके कब तक की ऑलरेडी बनी हुई है? 1 जनवरी 14 से लेके 31 दिसंबर 16 तक की ऑलरेडी बनी हुई है। क्या हम जीरो से वर्किंग शुरू करें? टाइम वेस्टिंग है। कर सकते हैं वैसे, नॉर्मली वर्किंग कैसे करते थे हम? कॉस्ट से, 1 अप्रैल 14 से, लेकिन 1 अप्रैल 14 से लेकर 30 जून 16 तक वर्किंग की जरूरत क्यों नहीं है? ऑलरेडी फिगर अवेलेबल है। क्लियर हो जाएगा प्लीज? सोच लें जी। WDV ऑन,
1 जनवरी 17 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा करंट ईयर में। बाकी वर्किंग आप करें, एनी कंफ्यूजन? ये वर्किंग करें, कंप्लीट करें। एनी कंफ्यूजन इन दिस फिगर? जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप क्लियर है? ये इंटू 15% मल्टीप्लाइड बाय आंसर बताइएगा। 15। अगर फाइनल WD भी कैलकुलेट करनी हो 30th अप्रैल 17 पे तो 300 3338। लेकिन हम इस फिगर से नहीं है, हमें क्या चाहिए, कैसे करूं? बेटा वो भी कर सकते हैं, कॉस्ट माइनस फाइनल WDV या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले 3 सालों की आ गई थी, उसमें 1597 ऐड कर लें। दोनों तरीकों से करके देखें, आंसर हमारा एक ही है। या कॉस्ट में से फाइनल WDV लेस कर लें, करके देखा करें प्लीज। कॉस्ट में से फाइनल WDV या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 3 इयर्स में फर्दर 4 मंथ्स की डेप्रिसिएशन ऐड कर दें। फाइनल आंसर बताएं। 21665। इस डिस्कशन में काफी कुछ सोचा हमने, आई होप के क्लियर हो गया है। बाकी अब जरा फिगर आगे भी है, एंट्री पोस्ट करें जरा, किस एंट्री की बात हो रही? कर लें जरा हिम्मत। एनी कंफ्यूजन इन द वर्किंग? पोस्टिंग कर रहे हैं बाप। accumulated depreciation debit, disposal account credit by 21665। accumulated depreciation on the date of disposal की बेस पे ये एंट्री होती है। तो 1665 सॉरी। ये दोबारा पॉइंट नंबर आप 2 देख लें उसमें आप कुछ रह तो नहीं गया। पॉइंट नंबर 2 नहीं बेटा, डेप्रिसिएशन तो जब सब कुछ हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 की हद तक जो डिस्पोजल थी वो फाइनल है। चले आए पॉइंट नंबर 3, रिमेनिंग टाइम में कोशिश करते हैं बात खत्म हो जाए। पॉइंट नंबर 3 पढ़े। न्यू एसेट की एंट्री करवाएं। पोस्टिंग करवानी है, जरा आप भी शुरू करें। डेट ऑफ न्यू मशीन बताएं। 1 जुलाई 17। मशीनरी डेबिट बाय हाउ मच? लेकिन बेटा गौर से देखें बोर्ड पे, शायद एक ब्रेकअप होगा। 80,000 के अगेंस्ट बैंक आएगा और 50,000 के अगेंस्ट डिस्पोजल रेफरेंस होना चाहिए। हाँ डेफिनेटली बाद में इकट्ठा कर लें। एसेट डेफिनेटली 130 पे ही डेबिट होना चाहिए। ये उसी तरह शायद जिस तरह कल भी आपने घर में ब्रेकअप किया था 80,000 रुपए का, लेकिन वहां शायद पेएबल था, यहाँ जरा एक्सचेंज है, थोड़ा सा बस ये डिफरेंस है। बात पूरी कर लो एक मिनट जरा। यकीनन अगर बैंक का लेजर बना रहे होते तो बैंक के लेजर में क्रेडिट साइड पे 50,000 होना चाहिए था, सॉरी 80,000 होना चाहिए था। डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं, क्या डिस्पोजल अकाउंट में ये 50,000 क्रेडिट साइड पे जाएगा?
एक और डिसीजन लें, कल परसों भी डिसीजन लिया था, क्या डिस्पोजल अकाउंट नया बनाऊं, क्या सेम ईयर में डिस्पोजल दूसरी आ गई है, सेम ईयर में अगर सेकंड डिस्पोजल आ गई है तो क्या इसी में मिक्स कर दूं सर, क्या हर साल का डिस्पोजल अकाउंट अलग नहीं बनता, तो मैं तो एक में ही लिखे जा रहा हूँ यार, ये सेम ईयर में एक सेकंड डिस्पोजल है, ठीक है प्लीज आ जाए यहाँ तक, एंट्री बोल के जरा पोस्टिंग करें, मशीन डेबिट बैंक क्रेडिट, फाइनल करें। जी हो गई एंट्री, ओल्ड मशीन की तरफ आए, 65,000 की एंट्री हो सकती है, कॉस्ट गिवन है, बोल दे एंट्री, डिस्पोजल डेबिट, मशीनरी है, ओल्ड मशीनरी है, कितने से, अच्छा डिस्पोजल डेट बताएं, अगर एक्सचेंज हुई है ना तो सेम डेट पे डिस्पोजल है और सेम ही डेट पे नई परचेज भी है, पुराना दे रहे हैं नया ले रहे हैं, दोनों की डेट सेम है, किसकी और किसकी, डिस्पोजल की भी, एक्सचेंज पुराना पकड़ाया नया ले लिया, तो दोनों सेम डेट्स पे रिकॉर्ड हो रहे हैं। 65,000 ठीक है जी, एनीथिंग मिसिंग, एनीथिंग मिसिंग, डिस्पोजल क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, इस 65,000 मशीन की अब हमें क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल चाहिए, ये वर्किंग अब इंडिविजुअली करनी चाहिए आपको, कॉस्ट है, रेट है, डेट है, बहुत दफा शायद हो चुकी है, वर्किंग नंबर 3 में जाए और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड मशीन कैलकुलेट कर दें, इंडिविजुअली करें, 2-3 मिनट लगाएं, मैं फिर लिखता हूँ। जी बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग इन्वॉल्व हैं, कोई इशू तो नहीं है प्लीज, जी परचेज डेट क्या थी इसकी, 1 अक्टूबर 15, वर्किंग किया करें प्लीज, वर्किंग किया करें,
ये बड़ा अगर कर लिया तो फिगर लिखवाएंगे, ये फर्स्ट 15% का था, ये फिगर जरा लिखवाएगा। तो फॉर 3/8, हाँ जी 3/12, 6 2 5 6 5 6 2 हो जाएगा। दूसरा सॉरी 9 9 3 8 4 1 7 3 1 3 8 3 9 8 8। ये फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में 3 मंथ्स है और लास्ट अकाउंटिंग ईयर में 6 मंथ्स है। 4 9 1 9 0। करें करें कंप्लीट करें, जिन लोगों ने कर लिया अभी फिगर शायद कुछ और चाहिए हमें, आप फिनिशिंग टच दें जरा, जस्ट एक मिनट कर लेने दो। ये मंथ्स की काउंटिंग में अगर आपको गलती हुई है तो मेरा ख्याल अब नहीं होनी चाहिए थी। अगर किसी के मंथ्स की काउंटिंग में गलतियां हो रही हैं तो इसका मतलब बात सही नहीं चल रही। ये 3 मंथ्स गिनी है सबने, ईयर एंड जेन में रखे 3 अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इट डिपेंड्स अपॉन अकाउंटिंग ईयर ऑफ द क्वेश्चन कि आपने कैसे ईयर एंड के हिसाब से बात चलानी है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी वर्किंग ठीक है? एनी कंफ्यूजन? होगी अपनी कंप्लीट? क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन चाहिए जी, लेकिन हमें क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन क्या बनती है जी? 15810 एंट्री करें इसकी। accumulated appreciation debit working complete है सर? any confusion? accumulated appreciation debit disposal account credit फिगर आई है 1 ये जस्ट मिनट जरा, ये क्या फिगर है? 15810। चलिए जो रिमेनिंग टाइम में 5 मिनट में जरा डेप्रिसिएशन कंप्लीट करें। इस साल की डेप्रिसिएशन 100% कंप्लीट होनी चाहिए। सही ये बेटा कौन सी वर्किंग नोट करनी करनी जरा अगर वर्किंग नंबर बता दें। आप लोग करेंगे कंप्लीट, मैं इस वक्त वर्किंग नहीं करूंगा, आप डेप्रिसिएशन खुद से निकालें, डेप्रिसिएशन खुद से निकालें। वर्किंग नंबर अगर बता दें बेटा कौन सी अपनी नोट करनी। नहीं नहीं आप ठीक है, वर्किंग 4 है, मैं जरा ऑनलाइन स्टूडेंट से बात कर। वर्किंग 4 है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है, सेम तरीका है, बहुत दफा रिपीट हो गया है, काइंडली प्लीज इंडिविजुअली सॉल्व करें। आंसर ना ढूंढें, इसका आंसर नहीं मिलेगा। अच्छा बेटा ये तो मैंने, ये जो नोट्स लिखे नजर आ रहे हैं ये तो एक और क्वेश्चन के थे जो मैंने पहले नोट किया था। ये किस तरह देखा जा रहा है बोर्ड को? ये तो कोई पिछली बात थी जो अभी तक मेरी स्क्रीन पे एज इट इज आ रही थी, ये इस क्वेश्चन का हिस्सा तो नहीं है। क्या हो गया? आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, प्लीज आप डेप्रिसिएशन की वर्किंग करें सर। इतनी ठंड सर, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है सर।
डेप्रिसिएशन बोर्ड पे स्पेलिंग क्यों नहीं नजर आ रहे? मैं कैसे वर्किंग करूं? डेप्रिसिएशन का डी नजर नहीं आ रहा, वर्किंग फॉर कैसे लिखूं? डब्ल्यू नजर ही नहीं आ रहा। मैं इंटेंशनली डेप्रिसिएशन सॉल्व नहीं कर रहा हूं ताकि आप खुद करें। मैं इंशाल्लाह, अब टाइम भी नहीं है, कल करूंगा सॉल्व, लेकिन आप अभी 2 मिनट लगाएं और डेप्रिसिएशन की अमाउंट बताएं क्या आई है आपको। 2 मिनट अभी वर्किंग करें और लगा लें टाइम। ये बाकी स्टूडेंट्स भी बाहर खड़े, अगर खड़े हैं तो ऐसी धूप भी है, पीछे बैठा लें। और वैसे भी वो उसका वो क्या था वो पहले जो तरपाल सी लगी हुई थी वो भी करवाएं जरा। लेकिन जो बाहर खड़े हैं ऐसे धूप में खड़े हैं, बाहर इधर पीछे बैठा लें। ये फिलहाल बेटा जरा लास्ट लाइन में बैठ जाए जरा, 1 मिनट तक। चले इस तरह करें, घर से कंप्लीट कर लें यार जरा, अब टाइम जरा कम हो गया। अच्छा आज टेस्ट नहीं हो सका, लेकिन कल आप फिर टेस्ट लेंगे यार। प्लीज क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट करें और ये डेप्रिसिएशन भी कंप्लीट करें कल, लेकिन फिर आप टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा जरा। जो पढ़ा अभी तक हमने पिछले दिनों में सारा जरा रिवाइज करें, एक्सचेंज वगैरह मिला के। अल्लाह हाफिज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका तो नहीं इशू रहेगा कोई?